हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता। So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। What they call doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पे जाने से पहले जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने ब्रिगेड साहब के सामने एक सवाल रखा था कि जिस तरह अंग्रेज़ की सियासत डिवाइड एंड रूल मानी जाती है और बताई जाती है, इस तरह महात्मा गांधी साहब की जो सियासत थी वो यूनाइट एंड रूल थी। और अगर देखा जाए तो ये बेहतरीन सियासत लगती है कि भी यूनाइट करके रूल किया जाए, लेकिन इसके अंदर ये क्या फ़लसफ़ा था, यानी हिंदुस्तान की रियासत आज भी इसी फ़लसफ़े पर काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान में इस फ़लसफ़े को जानता तक नहीं है। आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे? यानी अछूत जो हैं जिनकी अदालत का जिसका हमने जिक्र किया और हरिजन वाला, यानी वो क्या वो भी इस सियासत को नहीं समझ सके? इस पर ज़रा कुछ आप रोशनी डालेंगे आप? ये जो यूनाइट एंड रूल की सियासत है, ये उन्होंने उस वक्त शुरू की जब अभी मुसलमान वहाँ पर हुक्मरान थे। उनकी शातराना चालें ये हुआ करती थी कि वो बादशाह को, जो भी बादशाह वक्त होता था, उसको प्रेजेंट्स भी देते थे, लड़कियां भी देते थे और हर तरीके से खुश करने की कोशिश करते थे। लिहाजा वो जो हुक्मरान वक्त थे वो इनके साथ को ख़ास नाखुश नहीं थे। इसके एवज़ वो दो चीज़ें लेते थे। एक तो ये कि ये जो अनटचेबल्स हैं ये हिंदू ही रहे, इन्हीं के कब्ज़े में रहे, इन्हीं के साथ रहे। लिहाजा एक फ़ायदा तो यानी सोशल स्टेटस वही रहे, यानी नीचे रखा जाए, निचली ज़ात लेकिन हिंदुइज़्म का हिस्सा कहा जाए कि जिनके मास्टर हम हैं। आप हमारे मास्टर हैं और हम आपके मास्टर हैं। तो कैसे एक किस्म की यूनिटी पैदा हो गई कि देखिए हमने एक बहुत बड़ी कौम को, जो कि बेवकूफ़ों वाली बैकवर्ड कौम है, उसको हमने यूनाइट करके आपके साथ यूनाइट कर दिया और देखिए हमारी कंट्रीब्यूशन। और ये फिर यही काम जो है वो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ भी किया और अंग्रेज़ों ने इसको एक लिहाज से इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस यूनाइट एंड रूल के फ़लसफ़े को। और वो जब डिवाइड एंड रूल के फ़लसफ़े पे आए, क्योंकि उनकी अपनी तारीख़ डिफरेंट है। उनकी तारीख़ ये थी कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे तो हम हुकूमत करते रहेंगे। इन्होंने लड़ाई वाली की तो बात ही नहीं करनी, हिंदू ने कब लड़ना है। लिहाजा ये हमेशा स्ट्रेटजम और चालाकी और कुछ शातराना चाल के तरीके से वो एक अपना मतलब निकालने की कोशिश करता है। और ये बात हमें आज तक समझ नहीं आई कि ये लोग कैसे ये डॉक्टर अम्बेडकर वो उसकी चाल नहीं समझ सका। यानी जैसे उस वक़्त उसने कहा कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, आपकी पॉपुलेशन है 65% जितनी भी थी, हम आपको 75% देंगे, आपको मुलाजमतों में हिस्सा 75% मिलेगा, आपको तालीम में हिस्सा 75% मिलेगा। उस वक्त तो तालीम और इसी बात हो रही थी, हुकूमत फिलहाल अंग्रेज़ों के हाथ में थी, ऐसा इसकी बात नहीं हो रही थी। लेकिन हिंदू ने नहीं, ये झांसे और फ्रेब दिया और इस फ्रेब में वो आ गए। क्योंकि जो आपको जो हिंदुस्तान में मिल रहा है अंडर कम्युनल अवार्ड, उससे ज़्यादा हम देंगे। अच्छा। जो बात नहीं समझ में आई उनके, और वो चाल में क्यों आ गए कि रिजर्वेशन जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं होता। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि आपको जैसे अमेरिका में काले लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो रिज़र्व कर दी जाती हैं, और उस रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जब तक ये लोग पसमानदा रहेंगे उनको पसमानदगी के किस्म का अलाउंस दिया जाएगा और उनको कोई रियायतें दी जाएंगी ताकि वो भी बाकियों के साथ मिल जाए। लिहाजा इन्होंने इनको पसमानदा कौम बना दिया, अलहदा कौम नहीं। ये बहुत बड़ी चाल थी। और ये इतने छोटे से इन अल्फाज के चक्कर में
देखिए एक कौम जो थी वो एक दिन हुक्मरान बनने जा रही थी, दूसरे दिन वो महकूम और मजलूम कौम बन गई। तो सर ये देखिए कि मैं आज आपकी इस हकीकत से आपने जो पर्दा उठाया है, इसके बाद तो यूँ महसूस होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़ी फरासत के मालिक थे। यानी इन्होंने 75% आबादी को फ़रेब और झांसे में ले लिया, और मुसलमान तो बहरहाल यानी इतनी तादाद में नहीं थे, लेकिन कायद-ए-आज़म की फरासत जो थी वो और तदब्बर और बसीरत जो थी वो इस बात पे उनकी पूरी नज़र थी, और उन्होंने गांधी के इस यानी सेपरेट इस जॉइंट इलेक्टोरेट पे जो यूनाइट उस पर यकीन नहीं किया, और यही वजह है कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है उस पर यकीन करके आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक ऐसी अजीमुशान रियासत कायम कर दी। और आज हमें पता चलता है कि कायद-ए-आज़म की फरासत और तदब्बर जो है वो किस कदर किस कदर थी। अच्छा बल्कि साहब, मैं इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अलहदा पार्टियाँ बनाने की पॉलिसी अछूतों के लिए और हिरजन के लिए, जो अनटचेबल, इनके लिए तो कामयाब रही। आज यही वजह है कि यूपी जैसी रियासत जिसकी आबादी 30 करोड़ के लगभग है, उसकी जो वज़ीर आला है वो मायावती एक अदालत है। क्या इससे मुसलमानों की हालत बेहतर हुई है? ये जो पार्टी जिसको मायावती लीड करती है, इसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। जी बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन को दोबारा डिफाइन किया। जी, उन्होंने की जरा थोड़ी तारीफ करेंगे। बहुजन, उन्होंने कहा कि ये अनटचेबल सारे यानी ओबीसीज और दालित तो सब मिला के, अंग्रेजों ने जो तकसीम की थी इन्होंने दोबारा उनको अंडू कर दिया कि सारे बहुजन में ये तीनों बैकवर्ड कास्ट शामिल होंगे। ये वही हैं जिनको हम दरावड़ कहते हैं। दरावड़ है उनकी एक किस्म की क्या कहना चाहिए, एथनिक ओरिजिन। लेकिन ये जो अभी आजकल जो बात हो रही है वो ये है कि जो रिकग्नाइज टर्म जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है, जी। तो और मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख जी। और उन्होंने कहा मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख जो है ये भी तो आफ्टर ऑल ये कल दालित ही थे, अभी कन्वर्ट हो गए तो क्या फ़र्क पड़ा, लिहाजा ये भी हमारे भाई हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने अपना जो पॉपुलर बेस और पोलिटिकल बेस जो है उसको एक्सटेंड किया, जिसमें कि सिर्फ उन्होंने ये जो अनटचेबल पार्टी के अलावा उन्होंने शामिल किया मुसलमानों को भी और सिखों को भी, और इसका फ़ायदा मुसलमानों को हुआ। जी। अभी आज जब यानी आज एक बाबरी मस्जिद करना चाहें तो नहीं हो सकती। जी। क्योंकि मायावती की हुकूमत था, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत। जी। कांग्रेस जो थी वो यूनाइट एंड रूल वाली पार्टी थी। वो कहती है हम तो सेकुलर हैं, हम सब एक ही हैं, हमारा हमें कोई फ़र्क नहीं है। और जब टाइम आता था तो फिर वो मुसलमानों के साथ वो जुल्म करते थे, वो रेयर अब्दाना। तो ये लोग जो हैं ये मुसलमानों की तरफ फेवरेबली इंक्लाइंड है। ये नहीं कि भी कोई रिडेम्पशन हो गई है कि हमारे लिए कोई ऐसा ज़माना आ गया कि हमारे सारे दिल दूर हो गए हैं, लेकिन ये है कि ये डेफिनेटली इस बहुजन समाज पार्टी और इस किस्म की पार्टियों से ये एक आर्गूमेंट जो चल निकली है। मुसलमान अभी इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, और उसकी वजह है वो कहते हैं हम इस कास्ट सिस्टम से निकलने के लिए तो मुसलमान हुए थे, तो अभी हम दोबारा तुम्हारे आर्गूमेंट को कैसे कबूल कर लें। लिहाजा वो इसको एक लिहाज से सियासी तौर पर तो कबूल कर लेते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, लेकिन दीनी तौर पर हम नहीं, हम अलग हैं, मुसलमान अलग हैं। तो लिहाजा एक किस्म का इत्तेहाद है भी और इत्तेहाद नहीं भी, लेकिन ये पॉलिटिकल इत्तेहाद ऐसे ही होते हैं। आपके इसी जवाब से एक और सवाल मेरे जहन में आया कि अभी आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, और एरिया की जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो, और उसके बाद जो अभी रिसेंट हालिया फैसला जो हमारे सामने आया है, क्या आप ये नहीं समझते कि इन्होंने सेकुलरिज्म का नारा तो सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए है? हालांकि इस बाबरी मस्जिद के इन्हा में जो बड़े बड़े लीडर वो बीजेपी के हैं आज भी जो मौजूद हैं, इसमें आप सब वाकिफ़ हैं आप, और हिंदुस्तान की अदालतों को वो मतलूब भी हैं जो बाबरी मस्जिद के इंतजाम में जिन्होंने किरदार अदा किया। हालांकि इस वक्त हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत है। आप ये बताइए कि आप उस फैसले की तरफ अगर आप जाएं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि उसमें 3 जज थे, 2 हिंदू थे और 1 मुसलमान था, और वो इन तीनों जजों का फैसला आप देख लीजिए कि बाबरी मस्जिद के 3 हिस्से कर दिए गए। 3 जज थे और तीनों ने, 2 हिंदू जज ने हिंदुओं के हक में फैसला दे दिया, 1 मुसलमान जो था उसने तारीखी हक़ाइक़ शवाहिद
जो कि वहाँ की एक तहकीकाती कमेटी ने जमा की, तो उसका हवाला दे के बड़ा मशहूर फैसला उसने सामने रखा। लेकिन क्योंकि जजेस की तादाद 2 हिंदुओं की थी, इसलिए उस बाबरी मस्जिद के 3 हिस्से कर दिए गए कि ये देखा जाए तो 2 हिस्से हिंदुओं को दे दिए गए हैं और 1 हिस्सा मुसलमान को दे दिया गया है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि जिस सेकुलरिज्म का ये नारा लगाते हैं वो भी दुनिया को धोखा देने के लिए? इसमें याद रखने की बात यह है कि यूपी में उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। जी जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरसिम्हा राव था और आज भी कांग्रेस है, जिसके मैंने कांग्रेस की हुकूमत है। और जो उसको इन्हदाम करने वाले लोग जो थे वो बीजेपी के थे। जी। तो लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस का जो हम कभी फ़र्क कहते थे, ये सेकुलर पार्टी है, तो ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, ये फ़र्क कभी कोई नहीं रह गया। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, कभी बाबरी मस्जिद से बिल्कुल जाहिर हो गया कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये दोनों ब्राह्मण पार्टी हैं। ब्राह्मण पार्टी है, ये ब्राह्मण की सुप्रीमेसी के लिए काम करती हैं, एक यूनाइट एंड रूल के फलसफे पर, दूसरी डिवाइड एंड रूल के फलसफे पर। फ़र्क सिर्फ ये है, और उनका फ़लसफ़ा जो कामयाब होता है और दोनों को इस्तेमाल करते रहते हैं। जब बीजेपी की हुकूमत आती है तो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाता है जी, और जब कांग्रेस की हुकूमत होती है तो वो गले मिलने शुरू हो जाते हैं। सही। लेकिन दोनों का मकसद यह है कि आपको माकूम बनाया जाए। लिहाजा ये बात हमें समझने की है कि ये डिवाइड एंड रूल और यूनाइट एंड रूल जो है एक ही कॉइन के 2 रुख हैं। जी जी। एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और इससे हमें, लेकिन जो बड़ी बात यह है कि क्या जाए, जो सब हमेशा सवाल पैदा होता है, और ये बात मैं अपने दलित दोस्तों के साथ हमेशा करता रहता हूँ। सवाल का जवाब ये है कि इसका हल तो वही था जो कि कायद-ए-आज़म ने तजवीज़ किया, जो कि अंग्रेज़ों ने बताया, सेपरेट इलेक्टेड। हमने जब पहला सेमिनार किया लीज़ा का तो सेपरेट इलेक्टेड पे किया, और उसमें हमने दलितों को बुलाया और दलितों ने इसकी सपोर्ट की। लेकिन अभी हिंदुस्तान जो है ना वो उसका एक प्रोपेगेंडा बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसने कहा एक दफ़ा सेपरेट इलेक्टेड हुआ था तो पाकिस्तान पैदा हुआ, अभी एक दफ़ा फिर सेपरेट इलेक्टेड दोगे तो पता नहीं कितने मुल्क टुकड़े हो जाएगा। तो लिहाजा सेपरेट इलेक्टेड का नारा जो है ये एक किस्म का अनपैट्रियोटिक नारा है। तो लिहाजा वहाँ पर इस नारे को लगाने के लिए, हालांकि हकीकत सबको पता है कि अगर दलितों ने और ये जो अनटचेबल्स हैं इन्हें दोबारा आज़ाद होना है तो इनका एक ही हल है कि वो सेपरेट इलेक्टेड पे आ जाएं। लेकिन इस पर वो कभी आने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, उसमें ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसको गद्दारी के मुतरादिफ कहा जाता है। यहाँ तक कि मुसलमान को भी जब अपना आप मनाना होता है तो वो कहता है कि मैं 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ हूँ। वो भी कहता है कि यूनाइट ठीक था, मुसलमान हिंदू एक ही रहते, यूनाइट ठीक था और हिंदू रूल करता रहता तो ठीक था, लेकिन उसको अपनी सॉवरेनिटी की ख़ास परवाह नहीं है। प्रोफेसर, क्योंकि आज मौजू हमारा, क्योंकि ये दलित और हरिजन अनटचेबल लोग हैं, तो इसी हवाले से मैं फिर दोबारा अपने इस बहस को संबोधना चाहता हूँ। यानी आप देखते हैं कि दलित जमातें जो हैं वो कभी बीजेपी से इत्तेहाद कर लेती हैं, कभी कांग्रेस से इत्तेहाद कर लेती हैं, कभी दूसरे इत्तेहाद कर लेती हैं। क्या दलित जमातों का ये फैसला आप समझते हैं कि वाकई ये दुरुस्त फैसले हैं, या कि बड़े ही गैर आखलाना और इनकी अपने वजूद को ख़तरा है इस मामले में? आप इसमें क्या कहेंगे? पहले मैंने भी जब शुरू में जब मायावती ने कहा कि मैं ब्राह्मण भी जो मेरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लोगों ने कहा बहुजन समाज पार्टी हो तुम, तो बहुजनों के अलावा तुम ब्राह्मण बीच में क्या शामिल हो गए। लेकिन फिर बाद में समझ आई जब उसने ये कहा कि मैं हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, तो बाज़ औक़ात लोगों में ये ख्याल पैदा होता है। इस ख्याल की ये बुनियाद ठीक है या गलत है, ये मैं फ़िलहाल तबसरा नहीं कर सकता, कि हिंदुस्तान के मालिक और हुक्मरान दलित इस सिस्टम में भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग जो हैं दलितों में और अनटचेबल्स में, वो जो समझते हैं कि ये जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसने हमें कई सूबों की हुकूमत दी है, ये प्रेजेंट सिस्टम हमें हिंदुस्तान की हुकूमत भी दे सकता है। लिहाजा इस फ़लसफ़े को टेस्ट नहीं किया गया, ना ही क्योंकि टेस्ट नहीं किया गया, इस पर हम तबसरा नहीं कह सकते कि ये नाकाम है या कामयाब है। मैं ये कहूँगा एज ए प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन कि ये दोनों कामयाब है। वो दोनों कामयाब किस तरीके से हैं कि जब आप कहते हैं जी हम सब भाई भाई हैं, हम हिंदुस्तान के सब लोग भाई भाई हैं,
तो एज ए नेशन तो बाई बाई है ना, जी जी, लेकिन तादाद किस